हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मनीष चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं आरएनए की। जो आरएनए है वो होता क्या है, इसका पूरा नाम क्या होता है और जो आरएनए है उसके कितने टाइप होते हैं, ये सभी हम इस वीडियो में देखेंगे। यानी जो आरएनए है उसके जो आनुवांशिक आरएनए और नॉन आनुवांशिक आरएनए यानी नॉन जेनेटिक आरएनए, उनके बारे में हम देखेंगे। तो उनके भी हम भागों को देखेंगे कि ये कितने भागों में आगे बटा हुआ है। तो पहले हम बात करते हैं आरएनए की। ये आरएनए होता क्या है। जो आरएनए है इसका पूरा नाम क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। ये जो आरएनए है ये सबसे पहले खोजा गया आनुवांशिक पदार्थ होता है। यानी सबसे पहले आनुवांशिक पदार्थ के रूप में आरएनए को ही खोजा गया था। यानी डीएनए से भी पहले किसको खोजा गया था, आरएनए को खोजा गया था। जो सबसे पहले खोजा गया आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, आरएनए होता है। जो आरएनए है इसका सर्वप्रथम यानी सबसे पहले कृत्रिम संश्लेषण एस ओकावा नामक वैज्ञानिक ने किया था। जो आरएनए है उसका सबसे पहले एस ओकावा नामक वैज्ञानिक ने कृत्रिम संश्लेषण किया था। जो एकल रज्जु की ये जो आरएनए होता है वो कैसा होता है, एकल रज्जु की न्यूक्लियोटाइड अणु होता है, यानी न्यूक्लियोटाइड होता है। यानी ये क्या होता है, एकल रज्जु की पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी आगे से आगे जुड़ता हुआ रहता है। यानी ये एकल रज्जु की होता है। जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, द्विरज्जु की होता है। और जो ये आरएनए है वो एक एकल रज्जु की पॉलीन्यूक्लियोटाइड अणु होता है। आरएनए में क्या होती है, राइबो शर्करा पाई जाती है, जबकि जो डीएनए होता है उसमें क्या पाई जाती थी, डीऑक्सी राइबो शर्करा पाई जाती थी। तो आरएनए में क्या पाई जा रही है, आरएनए में पाई जा रही है राइबोज शर्करा पाई जा रही है। जो आरएनए है उसमें प्यूरिन्स व पिरिमिडिन्स दोनों नाइट्रोजन क्षारक होते हैं और जो कि हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। तो इनमें क्या होता है, जो प्यूरिन्स है उसके अंदर तो एडेनिन और ग्वानिन आता है। यानी जो अपने जो डीएनए था उसी के समान इसमें भी प्यूरिन्स के अंतर्गत तो एडेनिन और ग्वानिन है। लेकिन पिरिमिडिन्स में क्या होता है, साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है, जबकि डीएनए में क्या पाया जाता है, साइटोसिन और थायमिन पाया जाता था। तो इसमें क्या हुआ, जो थायमिन है उसके स्थान पर क्या आता है, यूरेसिल आ जाता है। अब यही बात हमने यहाँ पर नोट करके लिखी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आरएनए में क्या होती है, थायमिन के स्थान पर जो थायमिन नाइट्रोजन क्षारक है उसके स्थान पर कौन सा आता है, यूरेसिल नाइट्रोजन क्षारक पाया जाता है। अब हम देख लेते हैं जो आरएनए है कि वो कितने प्रकार के होते हैं। यानी आरएनए है वो कितने प्रकार के होते हैं, हम जनरली दो टाइप के होते हैं। पहला होता है आनुवांशिक आरएनए, यानी इसे हम जेनेटिक आरएनए कहते हैं। ये जो इस प्रकार का जो आरएनए है वो किस में पाया जाता है, पादप विषाणुओं में आनुवांशिक लक्षणों को संचरित करने वाला आरएनए क्या कहलाता है, जेनेटिक आरएनए या आनुवांशिक आरएनए कहलाता है। यानी पादप विषाणुओं में, जैसे पादप में जितने भी विषाणु होते हैं, जैसे तंबाकू मोजेक वायरस है जो तंबाकू में पाया जाता है, उसमें उनमें क्या होता है, जो आनुवांशिक लक्षणों को संचरित करने वाला आरएनए क्या कहलाता है, उसमें जो जेनेटिक आरएनए होता है। सेकंड पार्ट है अपने आनुवांशिक आरएनए, जिसे हम नॉन जेनेटिक आरएनए भी कह सकते हैं। तो ये किसमें, जो पादप जो जंतु होते हैं उनमें आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, हमने जनरली देखा है कि पहले वाली वीडियो में भी देखा था। जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो क्या होता है, डीएनए होता है। पादपों व जंतुओं में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है, जिसके लिए हमने 3 प्रयोग भी देख लिए थे। तो अब ये जो आनुवांशिक पदार्थ है ये तो डीएनए हो गया, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, जो सजीवों में जो प्रोटीन संश्लेषण है उसमें सहायक कौन करता है, ये आनुवांशिक आरएनए ही होता है। यानी जो सजीवों में जो प्रोटीन संश्लेषण में जो सहायक होते हैं आरएनए, उन्हीं को क्या बोलते हैं, आनुवांशिक आरएनए कहते हैं। अब देख लेते हैं जो आनुवांशिक जो आरएनए है वो कैसा होता है। जो आनुवांशिक आरएनए होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। यानी आनुवांशिक आरएनए है, जैसे आरएनए तो 2 टाइप के थे, जेनेटिक और नॉन जेनेटिक, यानी आनुवांशिक और आनुवांशिक। जो अब आनुवांशिक आरएनए है वो भी आगे 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है एमआरएनए, सेकंड है आरआरएनए और थर्ड है टीआरएनए। यानी जो आनुवांशिक आरएनए है वो 3 प्रकार के होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। अब हम इन्हीं को, यानी जो 3 पॉइंट है इन्हीं को हम आगे पूरे वीडियो में देखेंगे। यानी जो ये एमआरएनए है वो होता क्या है, इसकी संरचना कैसी होती है और इसका कार्य क्या होता है, यही हम वीडियो में देखते रहेंगे। जो आरएनए होता है वो क्या होता है, इसके कार्य क्या होते हैं, इसकी संरचना कैसी होती है और ये कहाँ पाया जाता है, ये सभी ये जो क्वेश्चन है वो हम आगे वीडियो में देखते रहेंगे। तो पहले हम बात करते हैं एमआरएनए की। ये जो एमआरएनए है वो होता क्या है। यानी जो ये एमआरएनए है इसकी खोज हेक्सले नामक वैज्ञानिक ने 1956 में की थी। यानी जो एमआरएनए है इसकी खोज किसने की थी, आपको पूछा जाए कि एमआरएनए है इसकी सर्वप्रथम खोज किसने की, तो आप बता सकते हैं कि हेक्सले नामक वैज्ञानिक ने 1956 में एमआरएनए की खोज की थी।
इसे 1961 में, यानी इन्होंने तो क्या नाम, इन्होंने तो mRNA की खोज कर दी, लेकिन 1961 में क्या हुआ, जैकब एम मोनार्ड नामक वैज्ञानिक ने जो ये mRNA है इसको संदेशवाहक आरएनए नाम दे दिया 1961 में। और mRNA को हम क्या क्या नाम और दे सकते हैं, जैसे mRNA को हम संदेशवाहक आरएनए भी कहते हैं, सूचना वहन आरएनए भी कहते हैं, दूध आरएनए भी कहते हैं, पूरक आरएनए भी कहते हैं, और अस्थायी आरएनए के नाम से भी इसको जाना जाता है। यानी mRNA है, इसको हम इन नामों से भी हम इसको बुला सकते हैं। जो mRNA है कि कोशिका द्रव्य में, जो mRNA है उसकी कोशिका द्रव्य में कुल आरएनए प्रकार के 5 से 10% तक होती है। यानी जो mRNA है, यानी कोशिका द्रव्य है, जो कोशिका द्रव्य में जितना भी जो आरएनए है उस आरएनए का पूरा आरएनए का 5 से 10% ये mRNA होता है। अभी mRNA है उसके हम कार्य को देख लेते हैं कि जो mRNA है वो क्या कार्य करता है, ये हम देख लेते हैं। तो mRNA क्या होता है, जो केंद्रक से आनुवंशिक सूचना, यानी जब आनुवंशिक सूचनाएं होते हैं केंद्रक से, तो उन आनुवंशिक सूचनाओं को आनुवंशिक कोडोन के रूप में, यानी आनुवंशिक कोडोन हमने देखा था कि आनुवंशिक कोडोन त्रिक होते हैं। आनुवंशिक कोडोन किसे कहते हैं, जो किसी भी प्रकार के अमीनो अम्लों को कोड करने की सूचना उसमें निहित होती हो। तो यही होता है, जो केंद्रक से आनुवंशिक सूचनाओं को आनुवंशिक कोडोन के रूप में कोशिका द्रव्य में स्थानांतरित करने का कार्य कौन करता है, mRNA करता है। यानी केंद्रक से जितनी भी आनुवंशिक सूचनाएं हैं उन्हें आनुवंशिक कोडोन के रूप में कोशिका द्रव्य में ये स्थानांतरित कर देता है, इसे क्या बोलते हैं, mRNA कहते हैं। अब हम देख लेते हैं जो mRNA है उसकी संरचना कैसी होती है, कि ये mRNA है ये सिंगल स्ट्रैंडेड एकल रज्जु की RNA होता है। तो इसकी हम संरचना देख लेते हैं कि इसको हम किस प्रकार व्यक्त करते हैं। तो इसमें पहले हम देख लेते हैं जो mRNA है उसकी संरचना में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। तो इसमें पहले होती है 7 मिथाइल ग्वानोसिन की एक टोपी पाई जाती है, यानी इसके प्रारंभिक भाग होता है इसका, उसमें 7 मिथाइल ग्वानोसिन की टोपी पाई जाती है। इसके और जो अगला भाग होता है जो mRNA है उसकी संरचना में जो अगला भाग है उसे हम नॉन कोडिंग क्षेत्र कहते हैं, जहाँ पर किसी भी प्रकार के प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है उसे नॉन कोडिंग क्षेत्र कहते हैं। तीसरा पार्ट आता है जो mRNA है उसका तीसरा पार्ट आता है प्रारंभिक कोडोन, यानी जहाँ से इसमें प्रोटीन संश्लेषण का कार्य शुरू होता है जिसे हम प्रारंभिक कोडोन कहते हैं। यानी जो mRNA है उसमें जहाँ से प्रोटीन संश्लेषण का कार्य शुरू होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रारंभिक कोडोन कहते हैं। कोडिंग क्षेत्र अगला पॉइंट आता है इसमें, कोडिंग क्षेत्र, यानी जो mRNA है उसका अगला भाग क्या है, कोडिंग क्षेत्र। तो इस कोडिंग क्षेत्र में क्या होता है, जो जितने भी प्रकार के जो प्रोटीन है उसका संश्लेषण का कार्य यहाँ पर कोडिंग क्षेत्र पर किया जाता है। इसके आगे है समापक कोडोन, यानी प्रोटीन संश्लेषण का कार्य, यानी अब आगे देखेंगे जो प्रोटीन संश्लेषण है उसका कार्य कौन रोकता है उसे, यानी उसको रोकने वाले जो कोडोन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, समापक कोडोन कहते हैं। लास्ट में इसके जो लास्ट में जो इसका भाग है mRNA का लास्ट का भाग है उसे हम पॉली ए अनुक्रम पाया जाता है। यानी जो इसका जो mRNA का लास्ट का भाग होता है उस पर क्या है, एडिनिन, यानी पॉली एडिनिन, यानी पॉली ए अनुक्रम पाया जाता है, यानी एडिनिन ही एडिनिन पाया जाता है। अब हम देख लेते हैं ये जो mRNA है इसकी संरचना, ये देखो ये mRNA है, तो इसमें ये वाला जो पार्ट है आगे वाला, इस यहाँ पर क्या पाई जाती है, 7 मिथाइल ग्वानोसिन की टोपी पाई जाती है। यह आगे आ गया नॉन कोडिंग क्षेत्र, यानी यहाँ पर किसी भी प्रकार के अमीनो अम्लों का संश्लेषण यहाँ नहीं होता, यानी प्रोटीन का संश्लेषण यहाँ पर नहीं होता है। फिर आगे आता है प्रारंभ कोडोन, यानी यहाँ पर इस भाग में क्या होता है, यहाँ पर AUG होता है, यानी प्रारंभ कोडोन क्या होता है, AUG होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य शुरू होता है। और यहाँ पर आ गया ये कोडिंग क्षेत्र, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या आ गया, यहाँ पर कोडिंग क्षेत्र आ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये कोडिंग क्षेत्र है, यहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण का कार्य शुरू होता है। और यहाँ पर ये जो आगे है समापक कोडोन, यानी यहाँ पर क्या होता है, जो समापक कोडोन होते हैं यानी प्रोटीन संश्लेषण का कार्य जो रोकते हैं, वहाँ पर यहाँ पर ये कोडोन पाए जाते हैं। और यहाँ पर फिर से ये नॉन कोडिंग क्षेत्र आ गया, यानी यहाँ पर किसी भी प्रकार के अमीनो अम्लों का संश्लेषण नहीं होता, यानी प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है। और आगे आ गया ये पॉली ए अनुक्रम, यानी यहाँ पर क्या पाया जाता है, पॉली ए अनुक्रम पाया जाता है, इसके आगे पॉली ए अनुक्रम पाया जाता है। अब हमें इन जो टॉपिक है इनको हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, जो ये तो हो गया जो mRNA है इसकी संरचना होगी, यहाँ पर इधर की साइड होगी 5 एंड सिरा, और यहाँ पर हो गया 3 एंड सिरा। 3 एंड सिरे पर पॉली ए अनुक्रम पाया जाता है, और 5 एंड सिरे पर क्या पाया जाता था, 7 मिथाइल ग्वानोसिन की टोपी पाई जाती है। तो पहले हम देख लेते हैं टोपी, यानी जो टोपी ये कहाँ पर पाई जाती है। तो ये mRNA के 5 एंड सिरे पर पाई जाती है, यानी जो mRNA है उसके 5 एंड सिरे पर 7 मिथाइल ग्वानोसिन की टोपी
पाई जाती है। हमने अभी बताया था कि जो mRNA है इसके ये 5 एंड सिरा है, इस पर क्या पाई जाती है 7 मिथाइल गुआनोसिन की टोपी पाई जाती है। अब इसके जो आगे का क्षेत्र है नॉन कोडिंग क्षेत्र, यानी जो ये टोपी है 7 मिथाइल गुआनोसिन की टोपी है, इसके आगे का भाग क्या है नॉन कोडिंग क्षेत्र। हम देख रहे हैं mRNA की संरचना, तो ये आगे है नॉन कोडिंग क्षेत्र, यानी जो टोपी और जो प्रारंभिक कोडोन है उसके मध्य का जो भाग है, यानी टोपी है ये तो आगे 7 मिथाइल गुआनोसिन की टोपी आ गई और इसके आगे का भाग क्या है प्रारंभिक कोडोन। तो इस दोनों के बीच की दोनों के बीच का जो क्षेत्र है, जो भाग है, उसे हम क्या बोलते हैं नॉन कोडिंग क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार के जो अमीनो अम्ल है उनका संश्लेषण नहीं होता है। और आगे का जो भाग है प्रारंभिक कोडोन, तो प्रारंभिक कोडोन में क्या होता है, जो प्रोकैरियोट और जो यूकैरियोट कोशिका में उनमें प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ करने वाले कोडोन को हम क्या बोलते हैं प्रारंभिक कोडोन, या फिर उसे हम आरंभिक कोडोन कह सकते हैं। जो प्रोकैरियोट कोशिका है या फिर यूकैरियोट कोशिका है, इन दोनों में जो प्रारंभिक कोडोन होते हैं यानी प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ करने वाले क्या कहलाते हैं प्रारंभिक कोडोन या आरंभिक कोडोन कहलाते हैं। यहाँ पर क्या होता है प्रोटीन का संश्लेषण शुरू होता है। अब हम देखते हैं जो क्या होता है, जो प्रारंभिक कोडोन है वो होता क्या है, यानी जो प्रारंभिक कोडोन वो क्या होता है एयूजी होता है, और इसके द्वारा क्या होता है मिथियोनिन एमिनो अम्लों का निर्माण होता है। यानी जो प्रारंभिक कोडोन होता है उसके रूप में एयूजी पाया जाता है, जिसके द्वारा हमको क्या मिलता है मिथियोनिन एमिनो अम्लों का निर्माण होता है। तो अपना अगला वाला भाग आ गया अब कोडिंग क्षेत्र, यानी अब पहले तो हमने देख लिया कि जो प्रारंभिक कोडोन एयूजी हो गया यानी मिथियोनिन एमिनो अम्लों का निर्माण हो गया। तो अब हम देखेंगे कोडिंग क्षेत्र। अब इस कोडिंग क्षेत्र में क्या होता है, जो प्रारंभिक कोडोन है यानी जो प्रारंभिक कोडोन है उसके आगे जो नाइट्रोजन सारकों के अनुक्रम के द्वारा अमीनो अम्लों का संश्लेषण लगातार होता रहता है। इसी क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं कोडिंग क्षेत्र बोलते हैं। यानी इसमें क्या हो रहा है, जो पहले तो हमने देख लिया कि जो प्रारंभिक कोडोन है मिथियोनिन एमिनो अम्ल का वहां से संश्लेषण हो रहा है, यानी वहां पर मिथियोनिन एमिनो अम्ल का निर्माण हो रहा है। अब इसके आगे क्या है, जो आगे के जो नाइट्रोजन क्षारक है उनके द्वारा, यानी आगे के जो नाइट्रोजन क्षारक हो रहे हैं जो प्रारंभिक कोडोन है उसके आगे के द्वारा जो एयूजी है उसके आगे के द्वारा अन्य भी जो नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं, तो उनके द्वारा जो लगातार जो अमीनो अम्ल है उनका संश्लेषण लगातार होता रहता है। इसी क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं कोडिंग क्षेत्र कहते हैं। अब आगे है समापक कोडोन, यानी अब जो कोडिंग क्षेत्र है प्रारंभ कोडोन है, यानी प्रोटीन संश्लेषण कार्य अगर शुरू हो गया तो उसको समाप्त करना भी जरूरी है। तो अब आगे आ गया समापक कोडोन। तो समापक कोडोन का है जीवों में अमीनो अम्लों के संश्लेषण को जो समाप्त करने वाले जो जितने भी जो कोडोन होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम समापक कोडोन कहते हैं। यानी प्रोटीन संश्लेषण को रोकने वाले जो कोडोन होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं समापक कोडोन कहते हैं। इसे हम स्टॉप कोडोन भी बोल सकते हैं, नॉनसेंस बोल सकते हैं, या बकवास कोडोन भी हम इसको कह सकते हैं। यानी जो ये आ गई आपको mRNA की संरचना, जो 5 एंड सिरे पर 2 ये आगे आ गया ये कोडिंग क्षेत्र, यानी जो प्रारंभिक कोडोन है ये वाला, इस प्रारंभिक कोडोन के आगे ये हो गया कोडिंग क्षेत्र, और ये हो गया समापक कोडोन जिसे हम नॉनसेंस कोडोन भी कह सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं हम किसको, जो आगे का भाग है जो समापक कोडोन है उसको वो कितने प्रकार के होते हैं, यानी जो समापक कोडोन है वो भी तो होंगे ना कितने प्रकार के। जैसे जो प्रारंभ कोडोन था उसमें एयूजी था, तो अब इसी में देख लेंगे जो समापक कोडोन वो कितने प्रकार के होते हैं। जो समापक कोडोन है वो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है आरके यानी UAA यानी यूरेसिल एडेनिन और एडेनिन, ये होता है आरके। सेकंड पार्ट होता है इसका अंबर जिसे UAG जिसे हम यूरेसिल एडेनिन और ग्वानिन, और तीसरा है ओपल UGA यानी यूरेसिल ग्वानिन और एडेनिन। यानी इन तीनों के द्वारा ये क्या होते हैं समापक कोडोन होते हैं, जो प्रोटीन संश्लेषण का जो कार्य होता है उसको रोकने का कार्य ये समापक कोडोन करते हैं। अब देख लेते हैं छठा पॉइंट था उसका, यानी जो mRNA है उसका लास्ट का भाग है पॉली ए अनुक्रम। इसमें क्या होता है जो mRNA है उसके 3 एंड सिरे पर यानी 5 एंड सिरे पर तो क्या होती है 7 मिथाइल गुआनोसिन की टोपी थी, यानी अब जो mRNA उसका लास्ट का भाग है जो 3 एंड सिरा है उस 3 एंड सिरे पर पॉली ए अनुक्रम उपस्थित होता है, यानी उस पर एडेनिन ही एडेनिन पाया जाता है। और mRNA की जो इकाई होती है उसे हम सिस्ट्रोन कहते हैं। जो mRNA है इसकी जो इकाई होती है हम उसको सिस्ट्रोन कहते हैं। जो ये सिस्ट्रोन क्या होता है, ये क्या होते हैं जो सजीव की जो वो होती है संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई के रूप में ये कार्य करती है। यानी जो ये सिस्ट्रोन है वो जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के रूप में ये सिस्ट्रोन कार्य करती है। यह प्रोटीन संश्लेषण में भी सहायक होती है। ये जो सिस्ट्रोन होती है वो प्रोटीन संश्लेषण में भी सहायक होती है। अब ये जो mRNA आ गया जो आपकी ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पर तो क्या हो गई
जो 7 मिथाइल गुआनोसिन की टोपी थी वो तो यहाँ पर पाएगी, ये आ गया नॉन कोडिंग क्षेत्र, ये हो गया कोडिंग क्षेत्र यानी प्रारंभिक कोडोन हो गया। यहाँ पर जो प्रारंभिक क्षेत्र है कोडोनिंग क्षेत्र, तो यहाँ पर क्या होता है AUG होता है, जिससे क्या होता है मिथ्योनिन एमिनो अम्ल का निर्माण हो रहा था। और इसके आगे ये आ गया कोडिंग क्षेत्र। इस कोडिंग क्षेत्र में क्या हो रहा था, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य लगातार चालू यानी शुरू हो रहा था। और ये आ गया इसका समापक कोडोन, यानी RK अंबर और ओपल के द्वारा ये समापक कोडोन है, इसके द्वारा mRNA के जो प्रोटीन संश्लेषण का जो कार्य है उसको रोका जाता है। और ये इसके आगे आ गया, क्या आ गया, ये आ गया नॉन कोडिंग वापस क्षेत्र, यानी यहाँ पर किसी भी प्रकार के एमिनो अम्लों का संश्लेषण नहीं हो रहा है। और ये इसके आगे आ गया 3 एंड सिरा, यानी 3 एंड सिरे पर क्या पाया जाता है, पॉली A अनुक्रम पाया जा रहा था। और यहीं पर क्या होता है, जो सिस्ट्रॉन होती है, यानी जो mRNA उसकी इकाई क्या होती है, सिस्ट्रॉन होती है, जो क्या करती है प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होती है। अब जीवों में 2 प्रकार के सिस्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी अब हमने देख लिया जो सिस्ट्रॉन है वो भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो पहले है मोनोसिस्ट्रॉन यानी, और सेकंड है पॉलीसिस्ट्रॉन, यानी 2 प्रकार के सिस्ट्रॉन पाए जा रहे थे, जिसमें पहला है मोनोसिस्ट्रॉन और दूसरा है पॉलीसिस्ट्रॉन। तो पहले हम देख लेते हैं मोनोसिस्ट्रॉन की मोनोसिस्ट्रॉन हम कहते हैं किसको है, ये हम देख लेते हैं। तो यूकेरियोट, ये जो मोनोसिस्ट्रॉन है वो किस में पाया जाता है, यूकेरियोट कोशिका में होता है। तो इसमें क्या होता है, यूकेरियोट कोशिका में एक ही प्रकार के सिस्ट्रॉन के द्वारा, यानी एक ही प्रकार के सिस्ट्रॉन के द्वारा अमीनो अम्लों का जो संश्लेषण होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोसिस्ट्रॉन कहते हैं। यानी जो यूकेरियोटिक कोशिका होती है उसमें एक ही प्रकार के सिस्ट्रॉन के द्वारा अमीनो अम्लों का संश्लेषण लगातार चालू रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मोनोसिस्ट्रॉन कहते हैं। सेकंड पार्ट है इसका पॉलीसिस्ट्रॉन, यानी सिस्ट्रॉन कितने प्रकार के थे, 2 प्रकार के, जिसमें पहला है मोनोसिस्ट्रॉन और सेकंड है पॉलीसिस्ट्रॉन। तो पहले आप देख लेते हैं पॉलीसिस्ट्रॉन। तो ये जो पॉलीसिस्ट्रॉन है वो प्रोकैरियोट कोशिका में होता है, यानी प्रोकैरियोट कोशिका में उपस्थित ऐसा सिस्ट्रॉन, यानी जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें उपस्थित ऐसा सिस्ट्रॉन जो एक से अधिक अमीनो अम्लों का संश्लेषण करता है, यानी एक से अधिक प्रकार के अमीनो अम्लों का संश्लेषण लगातार करता रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीसिस्ट्रॉन कहते हैं। तो ये तो बात होगी हमारे पास mRNA की। अब हम बात करने वाले हैं rRNA की, यानी जो ये rRNA वो होता क्या है, ये कहाँ पर पाया जाता है और इसके भी कितने टाइप होते हैं ये हम देखेंगे। जो rRNA है इसकी खोज कुर्लेन नामक वैज्ञानिक ने की थी, यानी जो rRNA है उसकी खोज किसने की थी, कुर्लेन नामक वैज्ञानिक ने की थी। और जो कुर्लेन नामक वैज्ञानिक थे इन्होंने क्या किया, इसको राइबोसोमल RNA और एगुलेंसिन RNA और स्थायी RNA भी हम इसको कह सकते हैं, यानी इसको हम ज़्यादातर हम राइबोसोमल RNA कहते हैं, राइबोसोमल RNA कहते हैं, यानी rRNA इसको हम राइबोसोमल RNA भी कह सकते हैं, एगुलेंसिन RNA और स्थायी RNA भी हम इसको कह सकते हैं। अब ये जो RNA है जो RNA है ये किस में पाया जाता है, ये राइबोसोम में पाया जाता है। ये इसको हम ऐसे अकेले नहीं देखते हैं, इसको किस में देखते हैं, हम इसको राइबोसोम में देखते हैं। जो RNA है वो राइबोसोम में पाया जाता है। तो जो ये RNA होता है, जो rRNA होता है, जो संपूर्ण जो कितना भी जो राइबोसोम है अपनी बॉडी में, जितना भी राइबोसोम है उसका पूरे का 80% भाग का निर्माण ये rRNA करता है, और बाकी का जो भाग जो RNA है उसका 40% लगभग 20% तक जो प्रोटीन है वो निर्माण करती है। 80% तक तो ये rRNA कर देता है और 20% तक आगे जो प्रोटीन होती है वो कर लेता है। क्योंकि जिसे भी हम जो RNA जो राइबोसोम होता है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं कि RNA प्लस प्रोटीन, यानी राइबोसोम है उसमें rRNA भी पाया जाता है और प्रोटीन भी पाई जाती है। तो इसको हम जो rRNA है उसको हम राइबोसोम RNA भी कहते हैं, क्योंकि ये राइबोसोम में ही पाया जाता है। तो अब हम देख लेते हैं जो rRNA है उसको हम देखते हैं कि ये कैसे कैसे पाया जाता है और कितना होता है। जो प्रोकैरियोट्स कोशिका है और यूकेरियोट्स कोशिका है उन हम दोनों में अलग अलग देखेंगे कि इनमें कितना RNA पाया जाता है, जो rRNA है वो कितना पाया जाता है। तो पहले हम देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसे हम 70S कहते हैं और जो यूकेरियोटिक कोशिका है उसे हम 80S कहते हैं। यानी S है जो यूकेरियोट्स है और प्रोकैरियोट्स है उनमें इस राइबोसोम को नापने की एक इकाई होती है, जो इसमें कितना है 70S और इसमें है 80S। अब हम देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में आगे जो 70S है इसको हम आगे 2 भागों में विभक्त करते हैं, जिसमें पहला है 50S और सेकंड है 30S। इन दोनों जिसकी उप इकाई होती है, जो राइबोसोम है उसकी ये 70S की उप इकाई होती है, जो 50S और 30S ये 2 प्रकार की इकाई होती है। अब हम देख लेते हैं जो ये 50S है इसको भी आगे 2 उप इकाइयों में बांटा गया है, जिसमें
5s rRNA, यानी जो अब राइबोसोमल आरएनए है वो इसमें आगे दिखाई देता है। यानी 50s आरएनए है उसमें क्या होता है, जो 5s आरएनए है वो हो गया और 23s आरएनए ये हो गया। यानी जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसमें भी अब आरएनए देखा गया है। यानी जो 50s आरएनए है उसमें 2 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं, जिसमें 5s आरएनए हो गया और 23 rRNA हो गया। और जो प्रोकैरियोटिक कोशिका दूसरी उप इकाई है 30s उप इकाई, इसमें देख लेते हैं कि कितने s प्रकार का rRNA होता है। तो इसमें 16s RNA प्रकार का होता है। यानी इसमें टोटल जो RNA हो गया ये सभी दोनों उप इकाइयों में पाया जाता है। यानी इसमें भी RNA पाया गया है। अब हम देख लेते हैं यूकेरियोटिक कोशिका में। तो यूकेरियोटिक कोशिकाओं को हमने आगे 2 भागों में विभक्त कर दिया है, जिसमें पहला है 60s और सेकंड है 40s। एस हमने अभी बताया कि एस क्या होता है, एक राइबोसोम को नापने की एक इकाई होती है। तो अब जो 60s आरएनए है इसको भी हम आगे 3 भागों में डिवाइड करते हैं। यानी अब जो इसमें आरआरएनए है वो भी अलग अलग, यानी 3 प्रकार के आरआरएनए पाए जाते हैं। 60s है उसमें 3 प्रकार के आरआरएनए पाए जाते हैं, जिसमें पहला है 5s आरआरएनए और सेकंड है 5.8s आरआरएनए और जो 28s प्रकार का आरआरएनए इसमें पाया जाता है। यानी 60s में 3 प्रकार के आरआरएनए पाए गए हैं। और जो 40s आरआरएनए है, यानी 40s जो राइबोसोम है उसमें भी आगे जो 18s आरआरएनए पाया जाता है। यानी इसमें 18s आरआरएनए प्रकार का आरआरएनए इसमें पाया जाता है। तो ये हो गया अपने पास आरआरएनए, यानी अब आरआरएनए है वो भी हो गया। अब देख लेते हैं हम इसके जो कार्य होते हैं, यानी जो आरआरएनए, पहले तो हमने एमआरएनए के देख ली, तो अब देखते हैं हम आरआरएनए के कार्य कि आरआरएनए क्या कार्य करता है। तो आरआरएनए क्या होता है, ये आरएनए जो अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है, यानी ईआर होती है अंतःप्रद्रव्य जालिका, उस पर प्रोटीन के निर्माण के लिए संरचनात्मक राइबोसोम का निर्माण ये करती है। जो आरआरएनए होता है वो क्या करता है, जो अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है उस पर प्रोटीन के निर्माण के लिए संरचनात्मक राइबोसोम का ये निर्माण करता है। आरआरएनए क्या करता है, संरचनात्मक जो राइबोसोम होता है उसका निर्माण करने का कार्य करता है। तो ये हो गया अपने पास जो एमआरएनए है और आरआरएनए है उसके प्रकारों को देख लिया है। जो आरएनए होता है उसके कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते थे, जो एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। अब हम देखेंगे जो टीआरएनए है वो अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तो हमने इस वीडियो में एमआरएनए और आरआरएनए को पूरा कंप्लीट कर दिया। तो वीडियो को पूरा देखते रहेगा, उस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स।